हाँ, इंडिया फाइनल में पहुंच गई। चलो बधाई हो आपको। तो फाइनल में अपने को ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ेगा भाई रे, वो ज्यादा दुख है। साउथ अफ्रीका आ जाती ठीक रहता है। पाकिस्तान है ना, उनकी इतनी औकात तो फाइनल में आ जाए। मेरे को आजकल कोई कहता ना कि भारत पाकिस्तान मैच में इंटरेस्ट आता, मैं ना आजकल इंटरेस्ट आता पाकिस्तान अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की औकात केवल कितनी बची है, अफगानिस्तान जीती है, वही कूट देते हैं उनको। पिछली बार पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुश्किल से जीता था वर्ल्ड कप में, तो फिर क्या उनके दर्शक दर्शक आपस में लड़ पड़े, तो पाकिस्तान वाले दर्शकों को अफगानिस्तान वाले दर्शकों ने कुर्सियों से कूटा। इस बार उन्होंने कहा दर्शकों की नौबत ही नहीं आएगी, मैदान में कूट देंगे हम। यार पाकिस्तान से तो क्या बराबरी। पाकिस्तान को दुनिया में लोग केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि उसके इंडिया के पास में हो। यदि पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है तो लोग पाकिस्तान को जाने ही नहीं। पाकिस्तान जहां भी कहीं दुनिया में कोई होता है तो वो जब बताता पाकिस्तानी, तो अगले को समझ ही नहीं आता भाई पाकिस्तानी क्या होता है। वो फिर बताता है इंडिया इंडिया, यस, लड़ाई लड़ाई। तो अगले को समझ आता है हाँ यार, वो कोई इंडिया नाम का देश है जो उनके साथ इनका पंगा चल रहा है, इसलिए इनके साथ तो दिक्कत है बेचारों के साथ गंभीर वाली। गरीबड़ा देश है वहां, बड़ा क्या बात कर रहे हैं। तो मैं दुबई दुबई घूमने के लिए गया था पिछली बार, तो वहां पे जो हमारे टैक्सी का ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तानी सारे पंजाबी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज पंजाबी। मेरे को पंजाबी खूब अच्छी आती है तो मैं उससे पंजाबी में बात करता। तो एक दिन एक अलग अलग ड्राइवर मिलते हैं, तो एक दिन एक कोई पाकिस्तानी वो पंजाबी ड्राइवर मिला। तो मैंने यूं उससे पूछा कि यार एक बात बता, इधर सारे टैक्सी वाले तुम पंजाबी हो यार, सारे के सारे पाकिस्तानी आ रहे हो, तो टैक्सियों पे तुमने कब्जा ही कर रखा है क्या? तो उसने कहा कि भाईजान इधर का पूरा सिस्टम समझाऊं क्या मगा, क्या इधर जमीन तो शेख का है। शेख वो दुबई वाले लोग होते हैं, शेख जो कुकर वाली वो बांध के रखते हैं ना, तो इधर जमीन तो पूरा शेख का है, पैसा पूरा इंडिया का लगा है। धन किसने लगा रखा है? इंडिया। दिमाग अमेरिका लगाता है, गोरे लगाते हैं भाई, ये बिल्डिंग्स बनानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इंजीनियर कौन? सारे के सारे गोरे। मजदूरी इधर हम लोग करता है। तो आपने अब बेचारा अपने साथ ही टैक्सी चला रहा है, वहां किस बात की लड़ाई करूं मैं उससे? तो मैंने कहा अरे अरे भैया ऐसा नहीं है, भारत में भी कहाँ पैसे हैं, हम भी यार तुम्हारे जैसे गरीब लोग ही हम हो गए, हमें पता नहीं क्या कितना काला धन है तुम्हारे पास। अपने काले धन की चर्चा दूर दूर तक ऐसा। तो यार याद करो मैंने बताया था, जोधा का बेटा बीका बीकानेर चला गया और दूधा मेड़ता चला गया, दो बात बताई थी। राव जोधपुर वालों के राव लगता तो बीकानेर वालों को भी क्या लगने लग गया? राव। तो बीका के पिताजी का नाम क्या था? जोधा। हम पढ़ते हैं 1453 में आंवल बावल की संधि होती है, 1459 में जोधपुर की स्थापना होती है और मेहरानगढ़ का किला बना दिया जाता है। उस घटना के थोड़े दिन बाद जब जोधपुर बस गया था, उसके बाद एक दिन जोधा जी का दरबार लगा हुआ, जोधा जी के दरबार में बिक्का बैठा हुआ है। बिक्का का एक जो रियल छोटा भाई है उसका नाम है बिद्दा। क्या नाम है भाई? राजा की खूब सारी रानियां होती, जोधा जी की एक रानी के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है बिक्का और एक बेटे का नाम क्या है? बिद्दा। दो एक ही माँ के थे। और एक जोधा के भाई बैठे हुए दरबार में, भाई का नाम है कांधल। क्या नाम है? तो एक तो भाई बैठा हुआ, भाई का नाम क्या है? कांदल। और दो बेटे बैठे हैं, उनका नाम क्या है? पूरा और दरबार लगा। बिक्का बिद्दा की कांदल के साथ खूब अच्छी बनती, उसमें भी बिक्का की तो कांदल के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी बनती, काका भतीजा में आपस में ट्यूनिंग अच्छी। और अपने अक्सर घरों में होता भी है कि पापा के साथ ज्यादा बनती, पापा का साम्राज्य अलग, अपना साम्राज्य, पापा के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन भी होता। पापा घर के अंदर तो अपने घर के बाहर तो पापा घर के अंदर, एक म्यान में दो तलवारें, सीधी सीधी बात है। पर हर घर में एक चाचा जी पक्के ऐसे होते हैं जिनको आप दिल के उद्गार बता सकते हो, और चाचा जी अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर देते हैं भाई। तो वैसे बिक्का की अपने काका से अंकल से ठीक बनती है, अंकल का नाम क्या है? अब जोधा जी का दरबार लगा हुआ, जोधा जी दरबार में किसी सीरियस टॉपिक पे बोल रहे, सारे एकदम शांत होकर सुन रहे, भाई कोई गंभीर बात बोल रहे हैं। बस दो लोग इस बात को नहीं सुन रहे, ये तो बिक्का और एक वो आपस में बातें करे। जैसे होता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कोई दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो भाई मैं उनको कहूंगा खड़े हो जाओ, क्या मैंने अभी क्या पढ़ा है बताओ देखे, तो मैं तो टोक दूंगा उनको कि भाई वो पढ़ाई में ध्यान दे। पर राजा को तो लगता है यार मैं टोकूं क्यों, मेरी बात पे ध्यान देना ही चाहिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरी बात पे ध्यान ना दो। तो जब जोधा जी को दो तीन बार लगा कि यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो जोधा जी ने उनपे कटाक्ष किया, सटायर किया, उनपे व्यंग्य किया कि काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नया किला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि भाई इतनी सीरियस बात है कि नया किला बनाएंगे, इसलिए हमारी बात तो सुन नहीं रहे, खुद की बात कर रहे हैं। अब जैसे ये बात की तो पूरा दरबार हंसने लग गया कि यार बेइज्जती कर दी, भरे दरबार में बेइज्जती कर दी दोनों की। ये बात कांदल को और बिक्का को सुनाई थी कि यार हम पर हंस रहे हैं लोग।
कांदल खड़े वीर कांदल ने खड़े होकर कहा, भाई साहब नया बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो नहीं पता, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपको ये लगता होगा मैंने बना लिया जोधपुर तो अब दूसरे तो बना ही नहीं सकते, तो आप वाले में तो नहीं रहेंगे। और बिक्का का बिक्का खड़ा हो जा, बिक्का तैयार था अंकल का एकदम खासा दोस्त ने, हाँ अंकल जी बताओ। बिक्का ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, बिद्दान का भाई साहब मैं तो तैयार ही हूँ। अब इन्होंने बाकी जोधपुर वालों से पूछा कि कितने लोग हमारे साथ जोधपुर छोड़ के जाना चाहते हैं, अब हम लोग जोधपुर के अंदर रहेंगे नहीं। 700 लोग तैयार हुए। कितने लोग तैयार हुए? 700 लोगों की एक सेना बनाई, सेना बना के वहां से आते हैं करणी माता के पास। किसके पास आते हैं? आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जोधपुर की नींव लगाने वाली कौन थी, तो मैंने कहा था जोधा की बुआ लगती थी, बातें बताई थोड़ी। अब यदि जोधा की बुआ लगती है तो कांदल की भी क्या लगती है? बुआ। तो कांदल आए करणी माता के पास और करणी माता को कहा, बुआ जी ये बिक्का है जोधा का बेटा है, यदि जोधपुर रहता तो जोधा के मरने के बाद जोधपुर का क्या बनता? राजा। लेकिन वहां से हम जोधा से नाराज होके आ गए। अब हे करणी माता, हे बुआ जी तुम बता आगे किधर जाएं? करणी माता ने बीकानेर की तरफ इशारा किया था, तो बीकानेर तो था नहीं, ये इलाका हुआ करता, इस इलाके को बोलते जांगल देश। क्या बोला करते? जांगल देश बोला करते। तो बीकानेर के दो पुराने नाम थे, एक तो नाम था राती घाटी, क्या नाम था? और एक नाम था जांगल देश। क्या नाम था? जंगल देश नाम, जंगल प्रदेश का दो या जंगल देश का दो, जंगल एरिया का दो या, पर जंगल देश ही ज्यादा ठीक रहता है। तो जंगल देश दो नाम थे। क्या क्या नाम थे बीकानेर के पुराने बताओ थे? राती घाटी और जंगल। तो बाद में करनी माता के आशीर्वाद से बिक्का कांदल बिदा ये सब मिलके इधर बीकानेर की तरफ अटैक करते हैं, जंगल देश की तरफ अटैक करते हैं, 1465 के आसपास कब्जा कर लेते हैं। तो बिक्का ने बीकानेर वाला इलाका कब जीत लिया था? कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? कौन से काका के साथ? कौन से छोटे भाई के साथ? बीकानेर के पुराने नाम क्या थे? यहीं से शुरू कर लेते हैं, लिखो बीकानेर के पुराने नाम इसी में लिख लो। अब भाई राजा जीत गया तो राजा कहीं ना कहीं अपनी क्या बनाए? राजधानी बनाए। तो राजधानी कहां बनाई जाए? तो बिक्का की दादी थे, दादी का नाम था कोडम दे। क्या नाम था? तो इनके नाम पर एक तालाब बना हुआ था, तालाब को बोलते हैं सर। तालाब क्या बोलते हैं? कोडम दे ने सर बनाया इसलिए। क्या नाम हो गया? दादी का नाम तो क्या हो गया? कोडम दे। कोडम दे ने सर बनवाया इसलिए नाम क्या हो गया? तो इसलिए जिस किसी नाम के पीछे सर लगा हुआ उसका मतलब है तालाब। क्या नाम मतलब उसका? तालाब। तो कोडम देसर था। तो इनके पुराना तालाब था, इनका यार दादाजी के टाइम का अपने तालाब बना हुआ था इस इलाके में, तो यहाँ पर अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो 1472 में बिक्का को राजा घोषित किया गया। कहां पर राजा घोषित किया गया? कोडम, मतलब यहाँ उसको राजधानी स्थापित की गई, लिख लो। अब वहां राजा तो बना दिया। अब ये बात पता चली पुगल को। कहां पता चली? पुगल। मैंने बताया था देखो कि चुंडा जो था पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, बताया था। तो एक उधर एक छोटी रियासत पड़ती है, उस रियासत का नाम क्या है? पुगल। पुगल में कौन सा वंश है? भाटी। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनका कोडम दे सर हमारा है, तुम यहाँ बैठ के कहाँ राजा बन रहे हो रे? बिका को लगा के यार नए नए आए हैं, फालतू में पंगा लेंगे, यहाँ पर जो पहले बैठे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। उनका ठीक है भाई तुम्हारा तुम रखो, यहाँ राजधानी नहीं बना रहे। तो बिका को लगा फिर राजधानी कहाँ बनाई जाए, तो उनको लगा नया शहर ही बसा लेते हैं यार, पुराने में राजधानी बनानी जरूरी थोड़ी है। तो 1488 में एक नया शहर बसाया गया, नगर को बोलते हैं नेर। नगर को क्या बोलते हैं? बिका ने नेर बसाया, इसलिए क्या कहलाया? नेर। नेर का मतलब क्या होता है ना? सांगा ने नेर बसाया, बिका ने नेर बसाया, भाटियों ने नेर बसाया बटनेर। हनुमानगढ़ को पहले क्या बोला करते? बटनेर। तो एक गोनेर, जोबनेर, सांगानेर, जहां भी नेर दिखते हो उसका मतलब क्या? नगर। क्या मतलब है? बिक्का का नगर, इसलिए क्या हो गया? आगे बात समझ में? लिखो। अब मुझे दोबारा बताओ, उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1559। कब की गई थी? जोधपुर की कब की गई? और बीकानेर की कब की गई? 1488। याद रह जाएगा। अच्छा, जिस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी उस दिन एक त्योहार पड़ रहा था, इसका नाम है अक्षय तृतीया। क्या नाम है? जिसको अपनी लोकल भाषा में अपने बोलते हैं आखा तीज। क्या बोलते हैं? एक बार एक लाइन लिखते हैं फिर मैं और समझाता हूं। तो बीकानेर की स्थापना के दिन एक त्योहार था, कौन सा त्योहार था? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आखा। लिखो, बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन की गई थी, कोष्टक में आखा तीज लिख लेना। तो कहते हैं बिक्का बड़ा राजी हुआ कि यार मैंने पूरा एक शहर बसाया। तो बिक्का ने इस दिन पतंग उड़ाई थी। क्या उड़ाई? वो रिवाज आज दिन तक बीकानेर में पतंगे कब उड़ती है? लिख लो, इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। अब कोई पूछे बीकानेर में पतंगे कब उड़ाई जाती है, तो कब उड़ाई जाती है? आखा तीज का दो, अक्षय तृतीया का दो। अच्छा, बिक्का ने बीकानेर की स्थापना कर ली। बीकानेर की स्थापना करने के बाद बिक्का जोधा से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करता है? एक किसी लड़ाई में दोनों बाप बेटे साथ जाते हैं। तो जोधा ने बिक्का का यार शाबाश, योग्य योग्य बेटा है तू मेरा, और सपूत वही होता है जो बाप की संपत्ति ना रख के अपनी संपत्ति बनाए।
है ना, कि भाई बाप ने दिया वही आपके पास रह गया, फिर इसमें क्या बड़ी बात हुई। बाप वाले को छोड़ के आपने अपना नया कुछ बनाया, ये सब होता ही है। इसलिए गांव में कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता, अपने आप कमा लेगा, दूसरा कमा लेगा। और कपूत है तो भी क्यों इकट्ठा करना, हो लगा तो देगा ही। इसलिए अपने धन इकट्ठा करके जाना, जितना कमाना वो इसी जिंदगी में लगा के अगले जाने न अगलों को कर्म जाने। यदि कमाएंगे तो कमा लेंगे, नहीं कमाएंगे तो फूटेंगे उनके, अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, ऐसा अपना मानते थे। पर बीका ने, भाई बीका यदि जोधपुर रहता, जोधपुर का राजा बनता, और वो जोधपुर नहीं रहा, उसने अपनी तलवार की जोर पर नया इलाका जीत लिया। इलाका कौन सा था, बीकानेर। तो जोधा ने कहा अरे यार तुम मेरा बहुत अच्छा बेटा है, पर यार बीका एक बात का ध्यान रखना। उसने कहा हाँ पिताजी बताओ। कि देखो मैं जब मरूंगा तो मेरे मरने के बाद में ये नहीं हो कि तुम जोधपुर आ जाए और जोधपुर आके ये भी मेरा ही है। नया तूने बसा ही लिया तो जोधपुर भी मांग सकता है, भाई मेरे बाप का है मेरे को वापस दो। तेरे जो दूसरे भाई है उनको ले लेने देना। बीकानेर का चिंता ही मत करो, मैं जोधपुर में से इंच भी जमीन नहीं मांगूंगा, मैं मेरा बीकानेर बसा चुका हूं। जोधपुर आप अपने जिस भाई को देना चाहो, मेरे जिस दूसरी सौतली माँ जो है उनके जो बेटे उनको देना चाहो, किसी को दे देना, मेरे कोई दिक्कत है। पर पिताजी एक बात, हाँ देखो उस दिन मैं और अंकल और विदा वहां से आए थे, तब आपसे नाराज होकर निकल गए थे। इस चक्कर में हम घर का कोई भी सामान लेके नहीं आए। हर परिवार के पास में कुछ पुरानी चीजें होती है ना, परिवार की निशानियां होती है कि पूर्वजों की, राजाओं के टाइम में था कि पूर्वजों की कोई तलवार रखी हुई है, कोई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। राजाओं के जो इस प्रकार के सामान होते हैं उनको बोलते हैं राज चिन्ह। क्या बोलते हैं? तो कहा उस दिन जब हम आए थे तो कोई भी राज चिन्ह नहीं लेके आए, कोई कुल देवी की मूर्ति नहीं लेके आए थे आपसे वहां से, किसी भी प्रकार का कोई तलवार भाले वगैरह जो पुराने हथियार रखे हैं वो नहीं लेके आए थे। प्लीज वो तो दे दो मेरे को। जोधा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जितने भी जोधपुर में पुराने सामान पड़े हैं, पुराने राज चिन्ह जो रॉयल एम्बलम पड़े हैं, वो आधे तेरे, आधे जो भी जोधपुर का राजा बनेंगे उसके। ठीक है, तेरे जब जी मैं तब ले जाना। बीकान का ठीक है, पिताजी ने हाँ बदली, कोई दिक्कत नहीं। इस घटना के थोड़े दिन बाद पिताजी की होगी डेथ, मतलब जोधा की होगी डेथ। बीका तब तक गया ही नहीं था सामान लेने के लिए। जोधा के बाद में जोधपुर में राजा बनता है सातल। कौन बनता है? बीका का एक भाई है सातल, वो राजा बनता है। लेकिन बीका ने सातल से भी कुछ ही नहीं मांगा, ले लेंगे यार अपना ही तो है, ले लेंगे। थोड़े दिन में सातल मर गया, तो बीका का एक और भाई था सुजा। क्या नाम था? तो अब वहां का जोधपुर का राजा कौन बन गया? जब सुजा राजा बना तब बीका ने सुजा को कहा कि भाई सुजा, कुछ वो सामान जो पड़े हैं, पुरानी कुलदेवी की मूर्तियां, तलवार भाले, कोई देवताओं की मूर्तियां, उनमें से आधा हिस्सा मेरा है। पिताजी कह के गए थे तो आधा हिस्सा मेरे को दे। सुजा ने कहा कौन सा आधा हिस्सा? अपना नया राज्य बसाया तो नए लेके आओ, जोधपुर में से तो कुछ भी तेरे को मिलेगा। बीकान का देख पंचायती मत कर सुजा, वरना मैं तेरे को मार मार के सुजा दूंगा, देख लेना। तो बीका जोधपुर पर अटैक करता है, जोधपुर पर अटैक करता है सुजा से राज चिन्ह लेने के लिए। फिर सुजा की मम्मी थी, उसका नाम था जसमा दे। क्या नाम था? हाड़ी रानी जसमा दे ने रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था, पढ़ा था हमने जोधा की रानी। तो वो जो जोधा की हाड़ी रानी थे जसमा दे, उनके बेटे का नाम क्या था? वो आए बीका के पास और बीका काका, बीका भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो? भाई बाप तो तुम्हारा एक ही है, माँ हम अलग अलग हो सकते, तेरी माँ अलग और सुजा की मैं माँ अलग हूँ, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? बीका ने वापस कहा कि माता जी लड़ने का कोई शौक नहीं है, पर सुजा सामान नहीं दे रहा तो मैं दिलवा देती हूँ। तो फिर वो उसको आधे राज चिन्ह दिलवा देती है। तो कोई पूछेगा कि बीका ने जोधपुर पर क्या लेने के लिए अटैक किया था? राज चिन्ह। किस पर अटैक किया था? लिखो। अब सुनो, देखो थोड़ी सी बात सुनना है ना, समझ, लिखना कुछ ही नहीं, केवल ध्यान देना आप। देखो हमने एक वर्ड लिखा, एक वर्ड लिखा, समझना आप है ना, खूब काम आएगा। इसको छोड़ दीजिए आप इसको भी छोड़िए। मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? क्षय का मतलब क्या होता है? कमी। क्या मतलब होता है? क्षय का मतलब होता है किसी चीज में कमी होने को क्या बोलते हैं? मैं ये कहूं कि भारत में नैतिक मूल्यों का क्षय होता जा रहा है, इसका मतलब मोरल वैल्यूज क्या होती जा रही है। मैं ये कहूं कि यार भारत में पिछले कुछ सालों में कपास के उत्पादन में क्षय होता जा रहा है, मतलब कपास के उत्पादन में क्या रही है? कमी। ये मतलब हुआ। तो क्षय का मतलब क्या होता है? कमी। इसलिए एक बीमारी है जिसमें शरीर कमजोर पड़ने लगता है, इंग्लिश में तो हम बोलते हैं है ना ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, लेकिन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? क्षय रोग कहते हैं। इसलिए आज भी आप गांव जाओ और यदि पतले होके चले जाओ तो गांव में कोई देखते कहता टिब्बी होगी की? भाई तेरे ये बीमारी थोड़ी हो रखी यार, कमजोर कैसे हो रखा है इतना? क्योंकि अपने मानते थे कि शरीर में कमजोरी है ना, शरीर का क्षय होना, इसका मतलब क्या हो गई आपकी? तो क्षय का मतलब क्या हो गया? कमी। किसी भी वर्ड के आगे हिंदी में यदि आप ए लगा देते हैं तो उसका ठीक अपोजिट अर्थ देता है। सुनना देखो, जब हम कहते हैं संभव, असंभव, सत्य, असत्य, ऐसा ही कुछ करते हैं।
तो जब आप कहते हो क्षय, क्षय के आगे ए लगा दे, क्षय का मतलब क्या है? कमी, ए लगा दिया मतलब कमी नहीं, कमी नहीं मतलब पूरा। तो अक्षय का मतलब होता है पूर्ण। अक्षय का मतलब क्या होता है? क्या होता है अक्षय का मतलब? पूर्ण। क्षय का मतलब कमी होना, तो अक्षय का मतलब क्या हो गया? पूर्ण। इसी अक्षय को अपनी राजस्थानी के अंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपने राजस्थानी में पूर्ण मतलब। इसलिए मुझे याद है दिवाली की छुट्टियों में हम घर जाया करते, पूरे दिन क्रिकेट खेलते, शाम को घर आते तो मम्मी कहती आखो दिन रो तो फिर है, पूरे दिन रोता घूमता रहता है, घर पे आता नहीं है। तो आखा मतलब क्या है? आखा मतलब क्या है? पूरा। इसलिए रामदेव जी महाराज का जब भजन गाते हैं उसमें गाते हैं, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। ध्यावे मतलब पूजा करता है, तुम्हारी पूजा करता है आखो मारवाड़ मतलब, आखो गुजरात मतलब, आपकी पूजा तो पूरा मारवाड़ करता है और पूरा कौन करता है? गुजरात। तो आखो मतलब क्या है? तो अपने अक्षय को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इसलिए अपने यहां किसी का नाम अक्षय राज नहीं होता, अपने कहते हैं अक्षय राज। सिरोही का अक्षय राज देवड़ा पढ़ा हमने। तो यदि वो हिंदी में लिखते तो उसका नाम क्या लिखते? क्या लिखते? आगे बात समझ में? तो आपने अखा अखा अखे जो भी है, इसका मतलब वास्तव में हिंदी का कौन सा वर्ड है वो? अब आपने कहते हैं अक्षय तृतीया, तृतीया का मतलब तो तीन, क्या गया? 30। तो ये तो सिंपल समझ में आ गया कि अक्षय तृतीया को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में। तो कभी कोई पूछ ले अक्षय तृतीया को हम आखा तीज क्यों कहते हैं, तो कहना सब सिंपल है। अक्षय का मतलब पूरा, राजस्थानी में पूरे को क्या बोलते हैं? आखा। तृतीया का मतलब तीसरा दिन, हमारी भाषा में तीसरे को हम क्या बोल देते हैं? तीज। पहलो दूजो तीजो ऐसे बोलते हैं, चौथा पांचवा तो तीजो है, तो तीजे का क्या बना दिया हमने? तीज। तो बीकानेर की स्थापना भले अक्षय तृतीया कर दो या भले किसको कर दो, उस दिन बीका ने पतंग उड़ाई थी, इसलिए अभी भी बीकानेर में रिवाज बना हुआ है, खाती पे क्या उड़ाई जाती है? पतंग। इसलिए पतंगे पूरे राजस्थान में अलग अलग समय पर उड़ती है, पर चूंकि जयपुर की पतंगे बहुत ज्यादा फेमस हुई और जयपुर में पतंगे उड़ती है मकर संक्रांति। कब उड़ती है? मकर। इसलिए जयपुर में पतंगे मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं। फिर पूरे राजस्थान को लगता है कि पतंगे कब उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति। नहीं, पतंगे त्योहार के आधार पर नहीं उड़ाई जाती, मौसम के आधार पर उड़ाई जाती है। जहां जिनका मौसम साफ वो तब पतंगे उड़ाएंगे। जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, जयपुर में ठंड कम पड़ती है। भाई ये देख लो, अभी अपने गांव में ठंड पड़ रही है ना? सुबह शाम सोल स्वेटर कुछ ना कुछ रख रहे हैं। जयपुर के अंदर अभी तक उतनी ठंड दिखाई देती। ठीक है, आप बाइक वगैरह पे नहीं आओ तब तक आपको ठंड नहीं लगे, बाइक वगैरह पे आओ तो जरूरी थोड़ी थोड़ी, अगर आपने वो है पहले से यार थोड़ा पहले पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं ताकि लग ना जाए, बाकी ऐसा भी नहीं। और आप जयपुर की पूरी ठंड एक हाफ बाजू के स्वेटर में निकाल सकते हैं। यहाँ पे ठंड जैसा कुछ ही नहीं होता, ठंड भी यहाँ आके पड़ती है। अब देख लो ये दिसंबर आने वाला है और ठंड का नामो निशान नहीं। यहाँ पे ठंड आएगी ले दे के 15 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के आसपास जो ठंड जिसको बोलते हैं, और 10 जनवरी तक खत्म। यहाँ 15 दिन का रोड़ा रप्पा है ठंड का। मतलब 14 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति होती है, जयपुर वाले बनियान में पतंगे उड़ाते हैं यार, है ना? इनके ठंड का कोई लेना देना। जबकि 14 जनवरी मकर संक्रांति जो होती है, उन दिनों में यदि आप कहीं चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर इधर चले जाओ, आपको 10 फीट के आगे दिखेगा नहीं। धुंध कोहरा भयंकर। उन दिनों अखबारों में न्यूज आएगी आपके 10 गाड़ियां एक साथ भिड़ गई। भाई आसपास चल रही थी गाड़ियां, धुंध में दिखी नहीं, पहले वाले ने ब्रेक लगाए, धम 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 सारी उसके जाके बिड़ बिड़ आ गए उसके। और ऐसा ही रहता है, यू गाड़ी की स्पीड 10 रखनी पड़ती है, 5-10 ड्राइवर कैसे करके चलाना पड़ता है कि भाई आगे दिखी, नहर वाला इलाका है, पानी की वजह से धुंध कोहरा रहता है चारों तरफ। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में ठंड पड़ती रहती है भयंकर, लेकिन जयपुर में ठंड खत्म हो जाती है। तो जयपुर में ठंड पड़ती नहीं। जयपुर का नाम गुलाबी नगरी, ठंड भी गुलाबी है कि हल्की हल्की ठंड है। इसलिए जयपुर में मिलती है पाव रजाई। क्या मिलती है? कि जयपुर की कौन सी रजाई फेमस है? एकदम पतली सी रजाई आती है पाव रजाई, और पाव रजाई में जयपुर की ठंड रुक जाती है क्योंकि जयपुर में ठंडी पाव है। आप पाव रजाई ओढ़ के चूरू सो जाओ, सुबह तक पाव भी मिलो 3/4 तो क्या हो जाओ गायब। देखिए भाई साहब 2.5-2.5 किलो वाली 2 लेके सोते हैं तो अभी सुबह तक घुग्गी बन जाती है, घुग्गी, है ना? यूं आदमी लगता है जीवता है कि नहीं है। आप नल में से पानी निकालते हैं, बर्फ आती है सीधी। ये फतेहपुर, फतेहपुर से शुरू कर लो आप, सिकरवाड़ा फतेहपुर, यहां से लेके फिर ठेठ आगे वाला जो बॉर्डर तक का इलाका है, उसमें आप खेजड़ियों पे जो झाड़ियां उनके ऊपर यूं बर्फ वगैरह जमी हुई सी दिखेगी आपको पूरा। तो अपने ठंड ज्यादा पड़ती है तो अपने मकर संक्रांति पे तो पतंग उड़ा नहीं सकते। तो अपना मौसम ले देके अच्छा कब हुआ? आकातीज, तो पतंगे कब उड़ा ली? आकातीज। जुड़ गया वैसे कि बीका जी ने उड़ाई थी, बीका जी ने उड़ाई, तो आज भी बीकानेर वाले सर क्या उड़ा लेते हैं? तो बीकानेर में पतंगे कब उड़ाई जाती है?